दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और दीपावली का मौका और ऐसे में आपसे ये पूछना कि ये दीपावली कैसी रही और कैसी रहेगी और दीपावली के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर भारत की इकोनॉमी सर पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि भारत हर हाल में 2047 तक विकसित हो जाएगा। भारत की इकोनॉमी दुनिया के मानचित्र पर तीसरे नंबर पर 1-2 बरस में आ ही जाएगी। इस देश के भीतर में गरीबी खत्म हो चली है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए गए तो आने वाले वक्त में कोई गरीब बचेगा भी नहीं। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल हर वक्त चुनाव का होता है, और चुनाव एक ऐसा मंत्र है भारत के भीतर जिसमें सरकार और सत्ता जो भी कर रही हो, अगर जनता उसे जिता देती है तो उसके बाद वो ये मानकर चलती है कि उसकी राह बिल्कुल सही है। यानी इस दौर में जिनका पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि उनका पैसा लगातार डूब क्यों रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि बैंकों में जमा पैसा इस देश की महंगाई के समानांतर कम कीमत में क्यों होते चला जा रहा है, यानी कल तक जो पैसा बैंक में जमा था आज उसकी कीमत बाजार में कम क्यों हो गई, जो ये सोच रहे हैं कि इस देश के भीतर अभी भी उत्पादन के क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत रोजगार पैदा क्यों नहीं कर पा रहा है और उसके पीछे क्या सरकार की आर्थिक नीतियों की दुविधा है। इस दौर में जो सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालने पर आमदा क्यों हो चला है। कुछ हफ्ते पहले तक 85,000 पार का शेयर बाजार था और अब 80,000 से नीचे वो आ चुका है। कितने लोग डूबे, कितनों के पैसे डूबे, ये सब क्या मायने रखता है। मौका तो दीपावली का है और मौका इस दौर में उस चुनाव के इंतजार का है जिस चुनाव के बाद सरकार मान लेगी अगर वह जीत गई तो उसकी बात पर जनता ने मुहर लगा दी। दुनिया युद्धरत है। दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राह को चुन चुके हैं और इन्हीं परिस्थितियों में भारत ने भी एक राह चुनी है। उसे लगने लगा है कि पश्चिमी देशों की तुलना में उसे एशियाई देशों के साथ खड़े रहना होगा। ब्रिक्स उसी की उपज है। चाइना से करीब आना उसी सोच का एक शुरुआत है। इसी दौर में रूस, चीन, ईरान या कहें पूरे मिडिल ईस्ट के साथ भारत का खड़ा होना अपनी इकोनॉमी को संभालने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। लेकिन क्या वाकई यह सब कुछ इतना आसान है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां धीरे धीरे मजबूत होती तो नहीं जा रही है और एक मुश्किल सरकार के सामने कहीं आ तो नहीं रही है कि अब अगर महाराष्ट्र चुनाव में उसे जीत नहीं मिली तो फिर एक झटके में जनता उसकी आर्थिक नीतियों के विरोध के तौर पर खड़ी होती हुई दिखाई तो नहीं देगी। लेकिन अगर जीत गए तो फिर उसके बाद आप तैयार हो जाइए। हर उस रास्ते के लिए आप तैयार रहिए, चाहे वह आप सड़क पे गुजरते वक्त टोल जो पैसा देते हैं उसकी बढ़ती हुई कीमत को देखें। इस दौर में हो सकता है समुद्र के रास्ते जो सामानों की आवाजाही होती है वहां पर भी बढ़ती हुई कीमतें देखें, क्योंकि सरकार बिल लाने को तैयार है। कैरेज ऑफ गुड्स सी बिल 2024 यह भी लाने को तैयार है। रेलवे की जो बदहाली आप देख रहे हैं और उन सब के बीच वंदे भारत जो दौड़ता हुआ आपको दिखाई देता है, ज्यादा पैसे के सफर के साथ वह जुड़ चुका है, उसमें भी और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि रेलवे के भी एक अमेंडमेंट बिल को सरकार तैयार कर चुकी है, उसे भी लाना है। यानी वक्फ बिल लेकर आना है, रेलवे बिल लेकर आना है, कैरेज ऑफ गुड्स सी बिल लेकर आना है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट लेकर आना है, बिल ऑफ लोडिंग यह भी लाना है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है कि कमोवेश हर क्षेत्र को लेकर सरकार अब यह मानने लगी है कि अगर उसने बोझ इस देश की जनता पर और नहीं डाला तो फिर उसके अपने अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। और बोझ डालने से पहले वह चुनावी जीत की मुहर महाराष्ट्र में चाहती है। वो चाहती है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम उसके अनुकूल हों, जिसके बाद
उसका हर वो रास्ता जो महंगाई की दिशा में जाता हो, हर वो रास्ता जो बेरोजगारी को बढ़ाता हो, हर वो रास्ता जो बैंकिंग प्रणाली में जनता के लिए मुश्किल हालात के साथ साथ बैंक कर्मियों के लिए भी मुश्किल परिस्थितियों को पैदा कर रहा हो, हर वो रास्ता जो सड़क से लेकर रेलवे तक में सफर करने के दौरान मुश्किल हालात पैदा कर रहा हो, हर वो रास्ता जो इस देश के भीतर में माल की आवाजाही को लेकर हैरान परेशान करने वाला हो चला हो, सभी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस दौर में फर्टिलाइजर का भी बिल आने वाला है। इस दौर में किसानों से जुड़ा हुआ सीड बिल भी आने वाला है। इस दौर में हर वो परिस्थितियां तैयार है जिसमें निजी हाथों में सब कुछ सौंपने की परिस्थिति में देश आकर खड़ा हो जाए। सिर्फ सरकार को एक मोहर चाहिए महाराष्ट्र चुनाव में जीत की, क्योंकि उसके बाद बजट की दिशा में सरकार बढ़ चली होगी और बजट के आश्रय कौन कौन से उपाय इस देश में किए जाएंगे, यह देश की फाइनेंस मिनिस्टर से कभी आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि देश की फाइनेंस मिनिस्टर इस दौर में कहीं आपको दिखाई दी नहीं होगी। जब जब आप परेशान हैरान आर्थिक मुद्दों को लेकर होते होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कहीं नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसलिए है क्योंकि वह पीएमओ के इशारे पर एक क्षण भी बिना बिताए मुहर लगाने से हिचकती नहीं है। यानी उनकी पहचान एक शानदार रबर स्टैंप के तौर पर है। यानी सवाल जवाब का सिलसिला मंत्रियों के बीच या सरकार के बीच मंत्रालयों के आश्रय, ये सारी चीज अब दूर की गोटी हो चली है। शायद यही वजह है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा अगर थमा था तो उस दौर में एक निराशा सरकार के भीतर थी। सरकार के जोश में वो निराशा अलग अलग विधेयक जो पार्लियामेंट में रखे जा रहे थे उसको लेकर ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया थी और उसी प्रक्रिया में मीडिया का बिल भी था। लेकिन हरियाणा की जीत और अब महाराष्ट्र की जीत की दिशा में जो व्यू रचना की जा रही है उसने दो संकेत बहुत साफ तौर पर दिए हैं। पहला संकेत तो यही है कि सरकार जो भी निर्णय ले उस निर्णय पर जनता की मुहर कैसे लग जाती है यह चुनाव के परिणामों से इस देश को समझ लेना होगा। यानी जनता रूठी हुई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज रूठी है। नेता विरोध करते हैं, जनता विरोध नहीं करती है। और दूसरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जो एक झटके में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दौर में उसने ब्रिटेन के बैंक से, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वहां से 102 टन सोना भी वापस लिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना इसलिए रखा जाता है कि वह सुरक्षित है। सवाल यह नहीं है कि वह सोना ले आए और अपने देश में अब सुरक्षित है। सवाल यह है कि जिस तरह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया भर में घटित हो रही है, वो करेंसी की लड़ाई हो, वो सोने को जमा करने की सोच हो, क्योंकि आखिर में वही बचेगा। और 2022 के बाद से तकरीबन 214 टन सोना भारत ला चुका है। इस वक्त भी अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में 324 टन सोना भारत का पड़ा हुआ है और 510 टन सोना भारत में अब सुरक्षित है। लेकिन इन सब के बीच जो पूरी इकोनॉमी इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय शेयर बाजार के जरिए चल रही थी और जो आरोप सेबी चेयरमैन पर लगे और जो मैनिपुलेशन का पूरा खेल इस दौर में उभरने लगा, उसके ठीक समानांतर अगर इस दौर में महीने दर महीने एवरेज 15 से 20 हजार करोड़ रुपए एफआईआईज निकालते चले गए, जो लगातार निकाल रहे हैं, उसका मैसेज बहुत साफ था कि आपके अपने मैनिपुलेशंस अपने कॉरपोरेट को तो बचा सकते हैं लेकिन उस शेयर बाजार को बचा नहीं पाएंगे, जो शेयर बाजार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूंजी को आमंत्रित करता है। और खास तौर से तब जब डॉलर की कीमत सबसे ज्यादा 84 रुपए के पार 85 रुपए तक होने की स्थिति में है। यानी बाहर से आया हुआ डॉलर रखता है तो भारत में ज्यादा कमाई होती है। इस मैसेज के बावजूद भी पैसा निकाला जा रहा है भारत के शेयर बाजार से। और इन सारी परिस्थितियों के भीतर तीन बड़े सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब हर किसी को नजर आने लगे हैं। पहला सवाल तो यही है कि युद्धरत देशों में वो इजराइल और ईरान हो, वह रूस या यूक्रेन हो, आप कहां पर खड़े हैं और वो खड़ा होना आपका एशिया यानी साउथ ग्लोबल की दिशा में है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज यानी नाटो की दिशा में और यूरोप और अमेरिका के साथ है। यह मैसेज अब क्लियर होना चाहिए, जो भारत एक लिहाज से दूसरे मुद्दे यानी ब्रिक्स के आश्रय इस चीज को डेवलप कर चुका है। वो कहां पर खड़ा होगा और यहीं से सवाल डॉलर का भी है और यहीं से सवाल
उस बिजनेस से जुड़े हुई करेंसी का भी है जिस करेंसी के आश्रय दुनिया में एक संदेश है। क्या वाकई डॉलर के समानांतर भारत की करेंसी बड़ी हो सकती है? लेकिन इन दोनों सवालों से जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल है। वो सवाल सीधे सीधे डिजिटल करेंसी का है। डिजिटल करेंसी यानी इंटरनेट, और इंटरनेट मतलब इंटरनेट को संभालने वाली वो ताकतें जो इस वक्त यूरोप और अमेरिका में मौजूद हैं। आप एलन मस्क का नाम ले सकते हैं यहां पर। यानी इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी के आश्रय भारत अपने आप का प्रसार प्रचार तो दुनिया में कर चुका है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी जिन हाथों में होगी वह इंटरनेट के जरिए चलती है, और सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलाने की जो पूरी प्रक्रिया है वह जिन हाथों में है वो हाथ अभी भी एशियाई देशों के पास नहीं है। तो क्या यह एक अलग परिस्थिति इस दौर में बन चुकी है जहां पर भारत को अब यह समझने में आने लगा है कि अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए वह किस दिशा में जाए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम ना करे, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बनाने वाली ताकतें यह महसूस करने लगी है कि इस दौर में अगर उन्होंने भारत को अपने अनुकूल नहीं किया तो फिर भारत को और भारत की इकोनॉमी को उस पर सीधे हमले से भी वो कतराएंगे नहीं? क्या यह हो सकता है? इससे जुड़ा हुआ सवाल अमेरिकी चुनाव से भी जुड़ा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना शायद वहां पर कॉरपोरेट टैक्स का माफ करने की दिशा में ले जाएगा, और कॉरपोरेट वर्ल्ड के भीतर एक बड़ा हंगामा इसके बाद आपको दिखाई देगा। लेकिन तीन बड़े सवाल जो इस दौर में है वो कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, वो इस देश में पॉलिसी डिसीजन से जुड़े हुए हैं, और इस देश की जनता पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े हुए हैं। रूस सस्ता तेल दे रहा है तो भारत में तेल अभी भी उसी रूप में चल रहा है जिस रूप में वो भारत की इकोनॉमी को भी बचाए और तेल की कीमत भी बढ़ने ना दे। यानी जिस दौर में दुनिया के बाजार में तेल $60 प्रति बैरल था, उस वक्त भी 30% की रियायत रूस दे रहा था भारत को, और भारत में जनता को तेल उसके बावजूद भी उसी स्थिति में मिलता रहा जिस वक्त $100 प्रति बैरल हुआ करता था। यानी तेल से मिलने वाला लाभ इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए जनता पर बोझ बरकरार रखते हुए अपनाया गया। लेकिन इसके साथ एक अगला सवाल और भी है। वो सवाल है कि क्या वाकई भारत जिस चेक एंड बैलेंस में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी इकोनॉमी को संभालने की दिशा में बढ़ रहा है, और अब वह धीरे धीरे अपनी पोजीशन लगभग साफ कर रहा है कि उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ चुका है, क्या उसका प्रभाव भारत के शेयर बाजार, भारत की बैंकिंग प्रणाली, भारत के कॉरपोरेट जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर्ज लेते हैं उस पर नहीं पड़ेगा? और अगर उस पर असर पड़ेगा तो क्या उसका असर सीधे तौर पर भारत के भीतर जनता पर नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस दौर में जो बिलों की कतार है जो पार्लियामेंट में सरकार लेकर आएगी, पास करेगी, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन या निजी हाथों में इस देश के कोर सेक्टर को भी सौंपने की परिस्थितियां तो नहीं जुड़ गई हैं? और अगर वो जुड़ रही है तो फिर हालात क्या होंगे? क्योंकि सरकार अपने तौर पर अपनी व्यूहरचना बहुत साफ कर रही है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया और खुलकर कहा। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं यह दिशा आप समझ लीजिए। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा, और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है।